ये किताब बता रही है कि गुलाम बना के प्रोफेसर बनाया जा रहा है, पैसे लेकर प्रोफेसर बनाया जा रहा है, एक ही परिवार से दर्जनों लोगों को प्रोफेसर बनाया जा रहा है, वाइस चांसलर आरएसएस की शाखा से बनाया जा रहा है, और एक छिपी बात किसी से नहीं है। तो आज पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम एक विचारधारा के लोगों के कब्जे में जा चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल, लगभग 14 साल बतौर एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। यानी एडहॉक का आसान तर्जुमा केवल ये होता है कि हमारा ओहदा असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, हमें सैलरी और सारी सुविधाएं असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलती हैं, लेकिन बस नौकरी परमानेंट नहीं होती। और ये विडंबना है, देश के सबसे बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो शिक्षक हैं, गुरु हैं, वो एडहॉक पर यानी ठेके पर रखे जा रहे थे, और दावा ये किया जा रहा था कि दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, कि कोई तो कर्ज चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो अब भी उधार सा है। तो थोड़ा जोखिम हमने ले लिया और इस बात को कह दिया है कि मेरा समाज कम से कम अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाए, क्योंकि अगर कलम किताब नहीं बचेगी ना, तो हर नौजवान के हाथ में लोग तलवार पकड़ा करके उन्हें केवल उद्योगपति के सामने सस्ता मजदूर बना देंगे और नेता के सामने दंगा करने वाली भीड़ बना देंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं किताबों पर हमारा विशेष कार्यक्रम। आज हम एक ऐसी किताब पे चर्चा करने जा रहे हैं जिस किताब ने काफी तहलका मचा रखा है, और इस किताब के कवर पे ही लिखा हुआ है 20 दिन में 26,000 कॉपी बिक चुकी है, और उसके बाद न जाने कितनी कॉपी और बिकी है। मैं खुद जानूंगा इस किताब के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी से। दरअसल किताब है एक प्रोफेसर की डायरी। अब वैसे तो इस किताब के पीछे लिखा हुआ है फिक्शनल डायरी है, यानी कल्पना के आधार पर लिखी गई डायरी है, लेकिन किताब को जब आप शुरू से पढ़ते हैं और अंत तक पहुंचते हैं तो आपको लग जाता है कि दरअसल इससे फिक्शन थोड़ा कम है, सच्चाई थोड़ी ज्यादा है, या जो फिक्शन है वो सच्चाई के बहुत करीब है। तो ये जो पुस्तक है, जिसको मैं पुस्तक कहूं, डायरी कहूं या क्या कहूं, प्रोफेसर की डायरी, इसको छापा है युवान बुक्स ने और इसका दाम है 249 रुपए। 249 रुपए। तो लक्ष्मण जी, ये आपने क्या सोचकर इसको लिखने का फैसला किया? क्या ये आपकी अपनी आत्मकथा है, आपका अपना अपना जीवन है, आपका अपना संघर्ष है? बहुत शुक्रिया आशुतोष दा, और सत्येंद्र के सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने किताबों की बातचीत में मेरी इस किताब को भी शामिल किया। शुरुआत यहीं से कि हाँ, मतलब अगर मैं इसे कहूँ कि मेरी आत्मकथा है, तो ये ज्यादती नहीं होगी। हालांकि ये किताब हिंदी की दुनिया में जो खांचे बने हैं विधाओं के, कि वो डायरी में है या आत्मकथा है या कोई काल्पनिक सा फिक्शन, नॉन फिक्शन, किस में रखेंगे, तो ये असल में उन विधाओं को थोड़ी सी तोड़ती है, थोड़ी छूट मांगती है पाठक से। डायरी शब्द इसलिए हमने चुना इसके शीर्षक में कि सिलसिलेवार कुछ नोट्स, कुछ बातें, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा, फिर हिंदी साहित्य मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया, तो शुरू से अपने पढ़ने के दरमियान ही डायरियां लिखने का शौक था। वो मेरा अपना एक शौक है। बहुत सारी डायरियां हमने लिखी। अपने अकादमिक जीवन को भी मैं कहीं कहीं दर्ज किया करता था कि आगे चल के कभी आत्मकथा लिखने का या पूरी किताब लिखने का मौका मिलेगा तो वो चीजें उसमें दर्ज होंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी मेहरबानी हुई कि मेरा अकादमिक जीवन एक तरह से खत्म करने की कोशिश कर ली गई। तो फिर मुझे लगा कि क्यों न उस अकादमिक जीवन के किस्से को एक अलहदा किताब की तरह उसे पेश किया जाए लोगों के सामने। तो जो सिलसिलेवार तारीखों के मुताबिक चीजें दर्ज थीं, बहुत सारे नोट्स थे, बहुत सारी चीजें थीं, बहुत सारे दोस्तों ने, अपने चाहने वालों ने ये सलाह दी कि इसे आप एक किताब के रूप में दस्तावेज की तरह तैयार कर दीजिए। तो आप इस किताब को जब पढ़ेंगे तो तारीखें हैं, उन तारीखों में किस्से हैं। तो इसलिए मैंने इसका नाम डायरी रख दिया कि लगभग 2 दशक के मेरे अकादमिक जीवन की डायरी है। किस्से अगर कहा जाए, आपने बिल्कुल ठीक अपनी भूमिका में कहा कि काल्पनिक नहीं है। हाँ, नाम काल्पनिक रख दिए, नाम को बदल दिया। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जो हाथी पर चढ़कर घूमते हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं उनका नाम सीधे नहीं लिख सकता था, कोई कानूनी अड़चन ना आए, कोई और चीज ना आए। तो पात्रों के नाम काल्पनिक हैं, घटनाएं वास्तविक हैं, और इस तरह से एक अकादमिक जीवन के
बीच जो मेरा एक सफर रहा लगभग 2 दशकों का, 2 बड़े विश्वविद्यालयों का, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, उसकी एक किताब है। प्रोफेसरी का नौकरी छीन ली गई, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये सलाह थी कि भाई आप जनता के प्रोफेसर हैं, तो इसका नाम प्रोफेसर की डायरी। तो ये ऐसे करके जी। अभी तक कितनी कॉपी बिक चुकी है इसकी? आपके पास जो संस्करण है वो शायद तीसरा होगा। लगभग इसके 5 एडिशन अब तक खत्म हो चुके हैं। 40,000 से ज्यादा किताबें ये बिक चुकी हैं। लगभग 45-50 दिन हुए हैं इस किताब को आए, और 40,000 किताबें ये अब तक बिक चुकी हैं और अभी भी लोग पढ़ रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी बड़ी तादाद में, ये रिकॉर्ड तोड़ है एक तरह से, इतनी किताबें बिक। हाँ बिल्कुल, इसमें किताब में लिखा हुआ कि प्रथम संस्करण 8 फरवरी 2024, द्वितीय संस्करण 12 फरवरी 2024, तृतीय संस्करण 23 फरवरी 2024, चतुर्थ संस्करण 29 फरवरी 2024। यानी अकेले फरवरी के महीने में 4 एडिशंस इसके आ गए। बहुत सारी तो ऐसी किताबें होती है जो 4 साल में उसका सेकंड एडिशन नहीं आता है, और यहाँ 3 हफ्ते के अंदर इसके 4 संस्करण आ गए। जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी बता रहे हैं कि 5 संस्करण आ चुके हैं और 40,000 से ज्यादा ये कॉपी बिक चुकी है। आप समझ सकते हैं कि ये पुस्तक एक चीज और ऐड कर दूं आशुतोष दा, कि जैसे हिंदी की दुनिया में बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं उसकी। 500 किताबों के भी एक एडिशन बन जाते हैं, एक संस्करण बन जाता है। इस किताब का लगभग 8,000 किताबों का एक एडिशन, एक संस्करण रहा। तो 5 एडिशन, इसीलिए हमने 40,000 बोला है। 6वां एडिशन अब इसका प्रिंट में जा रहा है, और इसके साथ इसका मराठी में ट्रांसलेशन हो रहा है। जो बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल के आसपास, वो मराठी में अनुवाद हो जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश में इसका अनुवाद हो रहा है, पंजाबी में होने की बातचीत हो रही है। पंजाबी और गुजराती 2 और भाषाएं हैं जिसमें इसके अनुवाद पर बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल। तो ये इसकी खासियत क्या है? मतलब आपने एक तो ये आत्मकथात्मक है, आप डायरी लिखते रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो शुरू से अंत तक है वो है एडहॉक टीचर्स, एडहॉक प्रोफेसर्स, एडहॉक। और ऐसा लगता है जैसे कि किसी कोई नया रंगरूट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके निकला है, एमफिल करके गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं जाके उसके एडहॉक नौकरी मिल गई। तो वो एडहॉक, पहले तो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उसका संघर्ष एडहॉक बनने का, फिर उसके बाद एडहॉक बने रहने का संघर्ष, फिर एक लगातार एक अनिश्चितता। तो ये जो पूरा का पूरा संघर्ष है, ये सिर्फ एडहॉक टीचर्स की कहानी है या कुछ और भी है? निश्चित रूप से, चूंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल, लगभग 14 साल बतौर एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। यानी एडहॉक का आसान तर्जुमा केवल ये होता है कि हमारा ओहदा असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, हमें सैलरी और सारी सुविधाएं असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलती हैं, लेकिन बस नौकरी परमानेंट नहीं होती। और ये विडंबना है, देश के सबसे बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो शिक्षक हैं, गुरु हैं, वो एडहॉक पर यानी ठेके पर रखे जा रहे थे, और दावा ये किया जा रहा था कि हम दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो इसलिए जो एडहॉक टर्म है वो अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस्तेमाल किया गया है। और चूंकि मैं खुद 14 साल लगभग एडहॉक ही था, तो इसलिए वो किससे थोड़ा ज्यादा दिख रहे हैं कि अच्छा एडहॉक की जिंदगी कैसे होती है। वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन वो बाकियों से अलग कैसे हो जाते हैं, उनके साथ पॉलिटिक्स कैसे होती है, स्टाफ रूम में व्यवहार कैसे होता है, उनके एडहॉक बने रहने के पीछे की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है क्या कि परमानेंट प्रोफेसर अब यूनिवर्सिटीज में ना हो, या परमानेंट वो हो जो जिनको वो चाहते हैं। इसलिए ज्यादा किस्सा एडहॉक का है। लेकिन अब इस किताब को जब कोई भी पढ़ेगा, आपने पढ़ी होगी, तो आप देखेंगे कि एक रिसर्च स्कॉलर हायर एजुकेशन में किन किन चुनौतियों से जूझ रहा है। हम जानते हैं कि इस देश में केवल 3% युवाओं को, यानी अगर 100 नौजवान इस देश में है तो केवल 3 नौजवानों को उच्च शिक्षा का मौका मिल पाता है। उनमें भी एक नौजवान यानी 1% आबादी ऐसी है जो हायर एजुकेशन में रिसर्च तक पहुंच पाती है। कोई एमए करने के बाद या एमफिल में पीएचडी में जा पाता है,
उनमें से भी बहुत थोड़े से लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं। तो कोशिश इस किताब की ये है, और फ्लैशबैक में मैं पीछे भी जाता हूँ, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए और एमए की पढ़ाई कर रहा था। फ्लैशबैक में जब मैं अपने गाँव लौटता हूँ या अपने आस-पास के समाज को देखता हूँ, तो मुझे स्कूल नज़र आते हैं, मुझे इंटरमीडिएट के कॉलेज स्कूल नज़र आते हैं, फिर डिग्री कॉलेज जो मेरे गाँव का है, तो मेरे गाँव का डिग्री कॉलेज भी उसमें नज़र आता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज और मेरे आज़मगढ़ के डिग्री कॉलेज में कितना फ़र्क है। इसलिए दोनों जगह पढ़ने वाले नौजवान एक जैसे कतई नहीं होंगे। एक के पास सारे मौके हैं, एक के पास कुछ भी नहीं है, वहाँ मास्टर नहीं है, प्रोफ़ेसर नहीं है, वहाँ रहने के लिए पढ़ाने के लिए इमारतें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। तो बार-बार इस किताब को अगर मुझसे आप पूछेंगे, तो ओवरऑल जो शिक्षा व्यवस्था है, ये किताब उसकी बात करती है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की बात करती है, कलम और किताब की। हाँ, इसमें चूँकि मैं खुद एडहॉक था, तो एडहॉक के किस्से ज़्यादा आए हैं, और इसलिए भी ज़्यादा आए हैं कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय में ये हाल है, तो बाकी विश्वविद्यालयों को, इस देश के नागरिकों को सोचना होगा कि आपके यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को आप कितना देखते हैं और समझते हैं। जी। तो हमारे बहुत सारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि एडहॉक प्रोफेसर होते क्या हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनकी तकलीफें क्या हैं, उनके साथ जो अनिश्चितता है वो कितनी है। तो जरा उसका भी थोड़ा सा जिक्र करें तो लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा और किताब पढ़ने में भी थोड़ी और मदद आएगी उनकी। अब मुझे लगता है कि इस किताब में एक विजेंद्र चौहान का पीछे कोटेशन है, जिसमें वो जी। बार-बार कहते हैं कि एक डायरी अगर ईमानदारी से लिखी जाए तो वो अपने समय का दस्तावेज होती है। एक एकेडमिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसका पहला शौक, अगर आज भी मुझसे कोई पूछे कि आपकी पहली प्राथमिकता अपने ज़िंदगी में क्या होना है, तो मैं कहूँगा कि मैं अपनी कक्षाओं में खड़े होकर अपने विद्यार्थियों से रूबरू हूँ। ये मेरी पहली प्राथमिकता, मेरा पहला सपना, मेरी पहली ख्वाहिश मेरी ज़िंदगी को लेकर के है। क्योंकि मेरे पिताजी तो कॉमरेड थे, वो लेकिन शिक्षित थे, पढ़े-लिखे थे, उनको पता था शिक्षा क्या होती है। बड़े पिताजी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए थे, वो लाइब्रेरियन थे मेरे अपने जिले के डिग्री कॉलेज में। तो उन सारे लोगों ने बहुत सब कुछ कुर्बान करके, मतलब मेरी पीढ़ियाँ गाय-भैंस चराते खेत में काम करते गुज़र गईं, लेकिन हमारी पिछली पीढ़ी को ये एहसास हुआ कि भई अपने बच्चों को अगर हम शिक्षा नहीं देंगे, उन्हें स्कूल नहीं भेजेंगे, तो वो तमाम तरह की गुलामियों से आज़ाद नहीं हो पाएँगे। तो उन्होंने हमें पढ़ाया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजा, और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं अपने बैच का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे हमारी बातचीत में और ये बात खुल के आएगी भी। हमने बहुत मन से पढ़ाई की, और हम ये बात समझते हुए कि कलम और किताब से हम लड़ सकते हैं। आज का हथियार कलम है। जो शिक्षा है वो सबसे बड़ी ताकत है किसी भी समाज की उन्नति के लिए। उसके बाद हम दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करने आए, तो हमारा सपना था, एक सपना तो हम लेकर आए थे आईएएस बनने का, और इस किताब में भी आप पाएँगे। मेरे पूर्वांचल में ताकत को लेकर लोग बहुत सोचते हैं कि ताकत किसके पास है, तो या तो नेता के पास है या आईएएस के पास है, जो डीएम, उसके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा। जैसे इसमें एक वाकई और वास्तविक किस्सा है आशुतोष दा, कि मैं जब प्रोफेसर बना और मैंने ये तय किया है कि मैं आईएएस की तैयारी छोड़ रहा हूँ, तो मेरे पिताजी को और मेरे रिश्तेदारों ने और गाँव के लोगों ने ताना मारा कि यार ये प्रोफेसर बनने के लिए क्यों जा रहा है, आइए, इसमें कोई ऊपरी कमाई होती नहीं है, इसमें कोई हनक होती नहीं है, अखबार में छपेगा नहीं कि उनका बेटा प्रोफेसर बन गया। वो तो अखबार में किसका छपता है, आजमगढ़ का लाल बना आईएएस। तो जब आप आईएएस बनते हैं तो आप लाल हो जाते हैं, आप नीले पीले हो जाते हैं, लेकिन आप प्रोफेसर बनते हैं तो वो एक तामझाम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैंने चुना था कि मैं प्रोफेसर बनूं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने एमए और नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, वो एलिजिबिलिटी होने के बाद भी एक क्राइटेरिया बना रखा था कि अगर कोई रिटायर हो रहा है या कोई नई वैकेंसी बन रही है, तो हम टेम्परेरी टीचर का अपॉइंटमेंट करेंगे, और 4 महीने के लिए करेंगे। उनको हम सैलरी पूरी देंगे, उनको हम पोस्ट देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, सब कुछ उनका वही होगा, लेकिन टेम्परेरी एक अपॉइंटमेंट होता है, जिसका क्राइटेरिया वही है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। लेकिन उनको बोला जाएगा एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर, और जैसे ही 4 महीने पूरे होने को होंगे, तो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी उस पोस्ट पर परमानेंट अपॉइंटमेंट करेगी और उनको परमानेंट करेगी, जो भी सिलेक्शन कमेटी होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2007 के ईसी रेवोल्यूशन में एक क्लॉज जोड़ लिया, और 1 दिन के नोशनल ब्रेक के बाद 4-4 महीने करके हमें रिन्यूअल लेटर देते रहे। तो एडहॉक का
मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट यानी टेम्परेरी टीचर, ठेके पर रखा हुआ प्रोफेसर। एक छोटा सा किस्सा जोड़ दूं आशुतोष दा कि मैं इस किताब का शीर्षक रखना चाह रहा था ठेके पर प्रोफेसर, यानी स्थायी नहीं है वो ठेके पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ है। तो मैं बहुत सारे प्रकाशकों ने इस किताब को छापने से मना कर दिया कि भाई आपकी किताब तो विवाद करेगी, आपकी किताब तो बहुत कठिन सवाल पूछती है, सत्ता से सवाल कर रही है, आपकी किताब विश्वविद्यालयों के ऊपर सवाल कर रही है कि आपके विश्वविद्यालय घोर जातिवादी, घोर महिला विरोधी और तमाम तरह से दिक्कत तलब हैं। तो वो छापने से मना कर दिया तमाम लोगों ने, बड़े-बड़े लोगों ने। तो जो अनबाउंड का युआन पब्लिकेशन है, इसने छापा तो उसने कहा शीर्षक सर बदलना होगा। हमने कहा क्यों? तो कहा ठेके पर प्रोफेसर, और तब तक मेरी नौकरी जा चुकी थी जब मैं ये किताब लिखकर प्रकाशित करने जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा लगता है कि एक प्रोफेसर जिसकी नौकरी चली गई तो वो उदास और परेशान होकर ठेके पर चला गया, मतलब ठेका वहां कुछ हो। तो इसलिए मैंने इसका फिर बहुत सोच विचार के प्रोफेसर की डायरी रखी। असल में एडहॉक होने का मतलब यही है कि 4-4 महीने का रिन्यूअल देकर के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रखा गया है। बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाना था, बहुत सारे लोग परमानेंट हो भी गए, लेकिन लक्ष्मण यादव को नहीं किया गया। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है एडहॉक प्रोफेसर। ये एक चैप्टर इसमें ये जो आखिरी चैप्टर जिसे कह सकते हैं कि सदर छीन लिया, परिंदा उड़ गया, 6 दिसंबर 2023, तो उस दिन आपकी नौकरी चली गई दरअसल। हाँ, नौकरी 3 दिसंबर 2023 को इंटरव्यू खत्म हुआ, और इंटरव्यू खत्म होने के बाद इंटरव्यू में चूंकि कॉलेज के भी लोग बैठते हैं, उसी कॉलेज के जिस कॉलेज में मैंने 14 साल पढ़ाया था, ये मेरा पहला कॉलेज था और यहीं मैं पढ़ाते रहा। 4-4 महीने दे करके 40 बार मुझे रिन्यूअल लेटर दिया गया था कि आप एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपको हम फिर से अपॉइंट कर रहे हैं। 40 लेटर मेरे पास हैं, और 40 लेटर के साथ मैं जब उस इंटरव्यू में बैठा था, तो मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है एपीआई, जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर कोई बनता है। मैंने इसीलिए अपना जिक्र किया, ये शो ऑफ नहीं है, लेकिन जरूरी है ये बात बताना कि मैं अगर दिल्ली इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट था, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी था, 3 पब्लिकेशन होने चाहिए, 3 रिसर्च पेपर, मेरे 12 रिसर्च पेपर थे, जिसमें से 8 मेरे उस समय तक रिसर्च पेपर पब्लिश थे, 1 मेरी किताब पब्लिश थी। तो ये सब मिला करके एपीआई होता है मेरा 100 में से 96, यानी 100 में 96 नंबर मेरे थे। मुझसे ज्यादा एपीआई वाला मेरे कॉलेज के इंटरव्यू में कोई अपीयर ही नहीं हुआ था, और मैं तमाम चीजों से वो था। लेकिन जब 3 दिसंबर को रिजल्ट बनना हुआ, तो मेरे कॉलेज के लोगों ने बताया, जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे, कि उनका पहला ही शब्द ये था कि लक्ष्मण यादव को हमें इस नौकरी से बाहर करना है, बाकी आप किसी को भी। हाँ, ये एकदम क्लियर है, मतलब चूंकि लिखा हुआ कहीं नहीं है, कोई प्रमाण नहीं दे सकता, जैसे बहुत सारी चीजों के प्रमाण नहीं है। अब जैसे प्रधानमंत्री की डिग्री आप मांगते तो एक प्रमाण है कि भाई अच्छा पता चल जाए कि कौन सी डिग्री है, लेकिन इंटरव्यू जो होता है वो 100% वेटेज इंटरव्यू बोर्ड के पास होता है, और बोर्ड को कहीं लिखना नहीं है कि किसको अपॉइंट कर रहे हैं, किस बेस पर, और किसको नहीं अपॉइंट कर रहे हैं। वो एक फाइनल रिजल्ट आता है कि एक्स पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया, वाई पोस्ट पर इनको अपॉइंट कर दिया, तो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। ये निर्णय 3 दिसंबर को ले लिया गया, जब उन लोगों ने आर्गुमेंट किया, जो लोग सेलेक्शन कमेटी में बैठे थे, कि इंटरव्यू इनका सबसे अच्छा हुआ। उन्होंने ये कहा कि केवल लक्ष्मण यादव को निकालो, और मेरे अलावा जो 6 लोग मेरे डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे थे, 6 के 6 परमानेंट हो गए, सारे लोग परमानेंट हो गए। हाँ, और केवल मुझे निकाला गया। ये एक पॉलिटिकल काम था, और इसलिए मैंने ये किताब लिखी कि आप असल में मेरिट देख ही नहीं रहे थे, आपने मेरिट के बेस पर अपॉइंटमेंट ही नहीं किया। तो 3 दिसंबर को डिसीजन लिया गया, जब लोगों ने पूछा कि भाई क्यों निकालना है, तो कहा ऊपर से आदेश है। तो उन्होंने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मतलब ये कौन सा हाथ है जो विश्वविद्यालयों में अपॉइंटमेंट कर रहा है, जिस लक्ष्मण यादव के खिलाफ 40 बार जो लेटर मिला है, एक भी खिलाफ में कंप्लेंट का लेटर नहीं मिला, वो अपना काम करता रहा। तो 6 दिसंबर 2023 को इस बात का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। 6 दिसंबर को मुझे पहले अपनी नौकरी से टर्मिनेट किया गया, सारे लोगों को एक साथ टर्मिनेट किया गया, 7 लोग वहां काम कर रहे थे। उसके बाद जो लेटर जारी हुआ, उसमें 6 लोगों का नाम था, और 7वां नाम एक स्कूल की टीचर का था, जिसके पास हायर एजुकेशन में पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में 50-52 नंबर था, मेरा 96 था, मैं बाहर,
और 50-52 नंबर का व्यक्ति अंदर, और सब लोग जानते हैं कि वो आरएसएस और तमाम लोगों से लिंक था और वो सारे लोग अपॉइंट कर लिए गए। तो 6 दिसंबर को मैंने लिखा कि बाबा साहब का वो जो परिनिर्वाण दिवस जिसे हम लोग कहते हैं, उसी दिन एक और गम मेरी जिंदगी में जुड़ा कि मुझसे मेरा सपना छीन लिया गया। वो शजर का मतलब पेड़ होता है। एक ऐसा पेड़ एकेडमिया का, एक व्यक्ति जो प्रोफेसर बनने का सपना लेकर आया था, उसने एक अपना घोंसला बनाया था दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज में, और उस घोंसले को, उस पेड़ को उससे छीन लिया गया। तो वहां वो चैप्टर खत्म होता है। जी। फिर जब आपको अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो फिर आपको, आपकी क्या अ, क्या आपको लगा? मतलब बड़ा मुश्किल सा सवाल है इसका जवाब देना, बट जहां आपने 14 साल पढ़ाया, जहां आप बेस्ट परफॉर्मर थे, और वो आपको अपॉइंट नहीं करता है, अब बहुत बहुत मैं क्या मुश्किल था। बताऊं, मैं मतलब आप जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा इस बात को समझेगा। मैं बार-बार एक बात कह रहा हूँ जब, कि मेरा एक सपना जो बचपन से था, मेरे पिताजी, मैं जब छोटा था तो कहते थे मेरा बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा। अब मैं दिल्ली आया, मैं जेएनयू, मेरे दोस्त पढ़ा करते थे, वही जेएनयू जिसको अब फ़िल्म बना के बदनाम किया जा रहा है, लेकिन हम वहाँ पढ़ने और सीखने जाया करते थे। हमें कलम और किताब का मतलब पता था। तो हमने जब किताबों को पढ़ा, अपनी ज़िंदगी में मेरे 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 कमरे में मेरे पास कपड़े शायद नहीं के बराबर हैं और मेरे कमरे में किताबें भरी पड़ी हैं। हमने किताबों से ज़िंदगी जीना सीखा था, और जब कक्षाएँ मिली, इस किताब के शुरुआती चैप्टर में आप देखेंगे कि एक आईने का ज़िक्र है। सजर हम्म। पर घोंसला, 1 सितंबर 2010 को मुझे नौकरी मिलती है, और उसके बाद नौकरी के बाद मैं जब पढ़ाने जाता हूँ तो मैं एक आईने का ज़िक्र करता हूँ आशुतोष दा, कि आईने ने मेरा इम्तिहान लिया है। मुझे बार-बार हम पहली पीढ़ी के लोग थे, जिन्हें अपने से रास्ते बनाने हैं, अपने से हर चुनौती को झेलना है, लड़ना है। इस किताब में आपने शुरू में कहा कि केवल ढाक का किस्सा नहीं है ना, तो इस किताब में उनके भी किस्से हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक मेरे साथ ग्रेजुएशन करने आए और वापस गाँव में लौट गए। उन्हें विश्वविद्यालय या समाज खोजने नहीं गया कि वो कौन-सी परिस्थिति थी कि किसी की पढ़ाई छूट गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई पीएचडी करने आया, उसे एड हॉक की नौकरी भी नहीं मिल पाई, वो वापस खेत में चला गया या मज़दूरी करने चला गया या कहाँ चला गया, दुनिया में कोई खोजता नहीं है उसे, वो अकेले लड़ते हैं। हमें एक मौका मिला कि हम अपने सपने को जी सकें, और सारे जो बचपन से सपना देखा था उसे हमने कुर्बान कर दिया, क्योंकि एक समझदारी बनी कि कलम और किताब सबसे ताकतवर होती है। एकेडमिया में अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं तो ये बहुत बड़ा ओहदा है। आप नई पीढ़ी के लोगों से मिलते हैं, आप समाज बदलने के लिए एक नौजवानों की पीढ़ी तैयार करते हैं। अगर एक मैं बार-बार कहता था, एड हॉक रखने का मकसद ये था कि एक प्रोफ़ेसर हमेशा डरा हुआ रहे, और इस किताब के लास्ट में मेरा सबसे प्रिय वाक्य लिखा हुआ है कि एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षाओं में रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है, जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में ना ना। तब्दील होता है। तो मेरा शौक, मेरा पैशन, और आज भी मैं कह रहा हूँ, मेरा मेरा ये सबसे बड़ा सपना था। आपने बिना किसी वजह के, बिना किसी ठोस कारण के, तमाम मतलब एक शुद्ध रूप से बदला लेने के नियत से आपने एक व्यक्ति से उसका सपना छीन लिया। मैं 12 लोगों के परिवार में अकेला रोजगार वाला हूं, और इस बात को मैं दावे से कह रहा हूं, और किसी की सहानुभूति पाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मेरे परिवार ने कैसे इस बात को सहा और समझा होगा। उन्होंने तो मुझसे कहा भी नहीं, और आज आज उन्हें लगता है कि उनके बेटे में कोई कमी रही होगी, उनके भाई में कोई कमी होगी, कि उसको नौकरी से निकाल दिया, बाकी सबको नौकरी पर रख लिया। वो एक सपने के टूटने जैसा था। आपसे आपकी कक्षाएं छीन ली गई। वो आईने का जिक्र जब मैं कर रहा हूं, तो मेरे मेरे क्लासरूम में एक आईना होता था। मैंने अपनी कक्षाओं में पढ़ाया कम और पढ़ा ज्यादा। मेरा हर विद्यार्थी जब मुझसे संवाद करता था तो ऐसा लगता था कि हर बार वो मुझे कुछ सिखा रहा है। हमारी किताबें हमारे सामने हुआ करती थी। हम एक बेहतर दुनिया बनाने का ख्वाब देखते थे। हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गए। हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी, और एक एक व्यक्ति से आपने केवल इसलिए नौकरी छीन ली। मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी शरण में चले जा रहे हैं, तो उनके पास एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में कितना नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन एक बोलने वाला व्यक्ति सच बोल, वो भी गैर कानूनी कोई बात नहीं बोली। अगर मेरे बोलने में कोई बात गैर कानूनी होती तो 14 साल में एक कंप्लेन लेटर तो मेरा कॉलेज मेरे खिलाफ देता कि आपने ये काम गलत किया। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को ऑटोनॉमी होती है कि बाहर जाकर वो कुछ भी कर सकता है,
वो ऑटोनॉमी है उसके पास, वो सरकारी मुलाजिम नहीं है। लेकिन क्लासरूम में अगर मैं एक क्लास नहीं लेता तो मेरे खिलाफ एक कंप्लेन तो होती। यानी मैं एक अच्छा शिक्षक था। पूरे विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसा हुआ आशुतोष दा कि मेरे विद्यार्थियों ने दसियों दिन तक आंदोलन किया मेरे मेरे कॉलेज में। वहां आंदोलन हुए, विद्यार्थी प्रोटेस्ट करते थे, प्रिंसिपल की ऑफिस लॉक कर दी। आज भी आप उस कॉलेज में जाकर पता लगाएंगे तो विद्यार्थी रोते हुए मुझे फोन करते थे, रो रहे थे वो। और वो इसलिए नहीं, इसलिए रो रहे थे क्योंकि मैंने अपने शिक्षक होने को अर्जित किया था, कमाया था अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से। और जब ये छीना गया तो ऐसा लगा कि एक पूरी दुनिया उजाड़ दी गई। और वो जानबूझकर किया गया कि इनसे इनकी नौकरी छीन लेंगे, तो इन एक बार जब ये नौकरी से निकाल दिए जाएंगे तो फिर तो इन्हें कोई नौकरी पर रखेगा नहीं। क्योंकि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाने के बाद परमानेंट नहीं हुआ तो वो किसी और विश्वविद्यालय में तो होगा नहीं। क्योंकि वहां से आपका घर ही आपसे छीन लिया गया, तो पड़ोस में किराए पर कमरा लेने तो आप जाते नहीं। तो ये एक सपने के टूटने जैसा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपने को संभाला, लेकिन मैं ये जानता था कि जो लोग जानबूझकर मेरी नौकरी मुझसे छीन रहे हैं वो मेरी आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। वो मुझे डरा हुआ और कमजोर देखना चाहते हैं कि मैं गिड़गिड़ा के कहूं कि नहीं, नौकरी तो हमने काबिलियत पर अर्जित की थी। जब जरूरत पड़ी तो हमने जेआरएफ अटेम्प्ट एमए के अपियरिंग में क्वालिफाई किया था। जब पूरे देश में एक सब्जेक्ट में 10-12 लोग जेआरएफ होते थे तब मैं जेआरएफ हुआ था। 2009 का मैं जेआरएफ हूं। मैंने 2012 में पीएचडी कंप्लीट कर ली। मेरे पास सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, सबसे ज्यादा मेरिट थी। आपने मेरिट की हत्या करके केवल पॉलिटिकल राइवलरी के चलते आपने किसी का सपना छीना, तो ये ऐसा लगा कि बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज चुनी आशुतोष दा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो पता नहीं, अब चूंकि आप जैसे लोगों से हिम्मत मिलती है, बहुत सारे लोगों से हिम्मत मिलती है, लेकिन मैंने ये सोचा कि इस किताब के लिखने का मकसद यही है कि जो कुछ भी है मेरे मेरे सामने, मेरे विश्वविद्यालय में जो हो रहा है, अगर मैं अपने समाज को ये बात नहीं बताऊंगा तो जब ये विश्वविद्यालय पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे तो मेरे समाज के लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम 15 साल उस विश्वविद्यालय में, और पढ़ने का जोड़ लें तो 20 साल देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय से तुम जुड़े रहे, तुमने अपने समाज को बताया नहीं कि भीतर से विश्वविद्यालयों को कैसे बर्बाद किया गया। इसलिए मैंने ये किताब कही कि कूड़ेदान जब विश्वविद्यालय बना दिए जाएंगे तो इतिहास में से, खंडहर में से ये किताब किसी को निकले मिलेगी तो वो कम से कम ये सोचेगा कि एक व्यक्ति था जिसने सब कुछ दांव पर रखकर अपने समाज को बताया था कि अगर बचा सकते हो तो अपने विश्वविद्यालयों को किसी विचारधारा का अड्डा बनने से, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंपस प्लेसमेंट सेंटर बनने से बचा लो। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय होते हैं, ग्लोबल नॉलेज के केंद्र होते हैं, हर विचारधारा के लोग उसमें होते हैं, हर तबके के लोग उसमें होते हैं, सब मिलकर पढ़ाई करते हैं। समाज बुरा है तो उसे बेहतर बनाने की प्रयोगशाला विश्वविद्यालय होते हैं। तुमने समाज की बुराई विश्वविद्यालय में भर दी। इसलिए यह किताब लिखी गई कि इस किताब ने अपने समाज को जगाने की कोशिश की है। ये मैं उससे उबरने की कोशिश में, जो मुझसे जब सपना छीना गया तो मैं मेरे पास विकल्प था। मैं कहीं गिड़गिड़ा करके नौकरी ले लेता। हाँ, मैं नौकरी करूंगा, मुझे जब भी मौका मिलेगा। मैं मेरा मेरा शौक, मेरा होना मेरे मेरे क्लासरूम में है। मुझसे क्लासरूम आप छीन सकते हैं। मेरे कमरे में आज भी आप देखेंगे तो किताबें भरी पड़ी हैं। हम हर महीने 2-4 लेख लिखते हैं, हम 2-4 नई किताबें पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन हमसे हमारी क्लासरूम छीन ली, हमसे हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का ओहदा छीन लिया। आज ये किताब लिख दी है तो थोड़ा प्रोफेसर होने में अभी मुश्किल होगी। यहाँ नहीं नौकरी देंगे, जहां करेंगे नौकरी तो करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लेकिन अपने जमीर से समझौता करके। मतलब कैसे मैं बिक जाऊं, मतलब अब मैं अपने जमीर को बेच देता। तो आप प्रोफेसर को एजुकेशन में सिखाते क्या है? अच्छा, एक प्रोफेसर अपने अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाता है? सच बोलो, हक के लिए बोलो, जो गलत है उसके खिलाफ बोलो, एक मजबूत नागरिक बनो, और खुद ही मजबूत ना बने। खुद के ऊपर जब सच बोलने का मौका है तो चुप हो जाए। तो कोई तो जोखिम उठाए। कैफी आजमी का एक शेर है आशुतोष दा कि कोई तो कर्ज चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो अब भी उधार सा है। तो थोड़ा जोखिम हमने ले लिया
और इस बात को कह दिया है कि मेरा समाज कम से कम अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाए, क्योंकि अगर कलम किताब नहीं बचेगी ना, तो हर नौजवान के हाथ में लोग तलवार पकड़ा करके उन्हें केवल उद्योगपति के सामने सस्ता मजदूर बना देंगे और नेता के सामने दंगा करने वाली भीड़ बना देंगे। हम उस भीड़ को नहीं बनने देना चाहते, इसलिए अपना फर्ज निभाया कि कम से कम इस किताब को, मुझे लगता है आशुतोष, इसीलिए इतना लोगों ने पढ़ा है क्योंकि ये किताब सच बोल रही है। ये किताब वो काला चिट्ठा निकाल के पेश कर रही है कि आप गुलाम पैदा कर रहे हैं। इसलिए ये किताब को, तो आपका वो सवाल बहुत इमोशनल था, मुझे नहीं पता मैं उसका कितना जवाब दे पाया, लेकिन अभी भी मैं कहूं कि मैं अपने को दिलासा ही दिलाता हूं, अभी भी वो घाव भरा नहीं है। कभी कभी अकेले में कई बार उभर पड़ता है कि आखिर मेरा गुनाह क्या था जो आपने ये सजा दी। अभी भी पता नहीं, इसका जवाब मैं खोज रहा हूँ जी। तो अभी फिर क्या कर रहे हैं आप? अभी मैंने ये चुना, क्योंकि मैंने अभी बातचीत में कहा ना कि इस किताब के लिखने के बाद मेरे प्रोफेसर बनने के रास्ते थोड़ा और बंद हो गए हैं। लोगों को लगता है कि उन्हें गुलाम लोग चाहिए। मैं कुछ बातें आपके चैनल पर, चूंकि बहुत लोग देखते हैं, मैं डायरेक्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारी कानूनी पचड़न होती है, लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सोनम वांगचुक अपने इलाके के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर मुकदमा हो जाए और जेल हो जाए तो कौन बचाएगा। तो बचते हुए भी मैं कुछ बात कहूंगा, ये किताब बता रही है कि गुलाम बना के प्रोफेसर बनाया जा रहा है, पैसे लेकर प्रोफेसर बनाया जा रहा है, एक ही परिवार से दर्जनों लोगों को प्रोफेसर बनाया जा रहा है, वाइस चांसलर आरएसएस की शाखा से बनाया जा रहा है, और छिपी बात किसी से नहीं है। तो आज पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम एक विचारधारा के लोगों के कब्जे में जा चुका है। इसलिए मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि मैं इंटरव्यू देने, मैंने अब तक अपनी जिंदगी में 50 इंटरव्यू दिए होंगे। लोग पूछते हैं कि आप कहीं और क्यों नहीं इंटरव्यू देने गए, मैं गया। लोग मुझसे कहते थे कि आप तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, आप जाकिर हुसैन, मेरा कॉलेज 300 साल पुराना है, आज भी मैं अपने कॉलेज को इतना मिस करता हूं। वो इतना शानदार कॉलेज, और आज उस कॉलेज में सांप्रदायिकता की आग लग चुकी है। जो लोग कॉलेज को जानते होंगे रिपोर्ट करें जाकर के, वहां भी बहुत सारी खराब चीजें चली गई। जो कॉलेज अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं टूटा, भारत विभाजन हुआ तब भी वो कॉलेज, उस समय उसका नाम दिल्ली कॉलेज हुआ करता था, वो दिल्ली कॉलेज बचा रहा। बहुत इमरजेंसी आई, दिल्ली कॉलेज बचा रहा, इसलिए हम जैसे लोग 14 साल वहां रह करके बोल पाए। तो वो कॉलेज छीन लिया गया। किसी और कॉलेज में इसलिए मुझे नौकरी नहीं देते थे, वो कहते थे इतना अच्छे कॉलेज में आप हैं, वहीं आपका परमानेंट हो जाएगा, तो कहीं और नौकरी नहीं दी। इसलिए अभी कहीं और नौकरी के लिए जाऊं, मैं गया भी, लेकिन अभी नौकरी नहीं हो रही है, तो जलील होने तो कहीं जाऊंगा नहीं। अब मैं, इसलिए मेरे कुछ अधूरे लिखने के काम हैं। मेरे पास 3 किताबें मेरी हैं, वो बहुत एकेडमिक किताबें हैं, कुछ रिसर्च वर्क है। उस रिसर्च वर्क को अगले 1 साल का मैंने टारगेट बनाया है कि इस किताब ने मेरा मनोबल भी बढ़ाया। मुझे लगा कि अगर लोग सच पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं कम से कम कलम और किताब का अपना रिश्ता कायम रखूं। 3 प्रोजेक्ट मेरे पास है, मैं उन तीनों पर काम कर रहा हूं। मुझसे नौकरी छीन ली तो एक आर्थिक स्रोत भी छीन लिया, तो उस आर्थिक स्रोत को पूरा करने के लिए मैं लेख लिखता हूं, कई पत्रिकाओं के लिए, कई बार और जगहों के लिए। तो चूंकि मेरा लिखने पढ़ने का रिश्ता बना रहे, तो वो लेख लिख करके अपना काम कर रहे हैं, किताब पर अपने काम कर रहे हैं, और थोड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी हमारे पास है, तो थोड़ा उसको निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो उस तरह से ये जिंदगी चल रही है। लेकिन मेरा एक एक वादा खुद से है कि एक दिन लौट कर अपनी कक्षाओं में जरूर जाऊंगा, और वो सपना कभी मरने नहीं दूंगा जी। लक्ष्मण जी, बहुत क्या बताएं, आपकी कहानी जो इस किताब में है और जो आपकी अपनी निजी जिंदगी की कहानी है, वो वाकई में बहुत ही अफसोसनाक भी है और बहुत प्रेरणादायी भी है। हमारे ख्याल से बहुत सारे लोगों को आपकी इस बातचीत को सुनने के बाद उनको प्रेरणा भी मिली होगी और शायद तकलीफ भी हुई होगी। मैं तो सिर्फ इतना दर्शकों से कहूंगा कि इस किताब को खरीद के पढ़ें, एक प्रोफेसर की डायरी, और हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में आजकल क्या चल रहा है, किस तरीके से वहाँ चीज़ों को खराब किया जा रहा है। और जब विश्वविद्यालय आप खराब करते हैं, जब वहाँ के अच्छे प्रोफेसरों को आप जिम्मेदारी नहीं देते हैं, तो दरअसल आप पूरी की पूरी पीढ़ी को आप नष्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। हो सकता है इतिहास इसका हिसाब ले, लेकिन शायद तब तक इतनी देर हो जाए कि हिसाब लेने का भी कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।